वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम रोनाल्ड कोज जो ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे उनका एक सिद्धांत है, उनकी एक थ्योरी है जिसको कोज थ्योरम कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोज थ्योरम क्या है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रोनाल्ड कोज थे उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1960 में। बुक का क्या नाम था? द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट। इस बुक में इन्होंने जो विचार दिए थे, जो एक्सटर्नलिटी के प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में जो अपने विचार दिए थे उसी को एक तरह से क्या कहा जाता है? कोज थ्योरम कहा जाता है। और इनको इसी बुक की वजह से 1991 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें कि जो कोज थ्योरम है वो है क्या, तो जैसे माना कि अगर दो पार्टीज हैं जिनके प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो डिफाइंड हैं, जो संपत्ति अधिकार हैं वो अगर परिभाषित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नलिटी, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती हैं, इसको दूर किया जा सकता है बिना सरकारी हस्तक्षेप के। ये जो थ्योरी है वो क्या बताती हैं, या रोनाल्ड कोज का क्या मानना है कि जब दो लोगों के बीच में, दो जो पार्टी हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी राइट्स अगर डिफाइंड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन्वायरमेंट और जो एक्सटर्नलिटी हैं इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। बिना सरकारी हस्तक्षेप के ये जो दोनों पार्टी हैं, एक को हम पोल्यूटर कह सकते हैं जो एक्सटर्नलिटी को क्रिएट कर रहा है, और दूसरे को हम कह सकते हैं विक्टिम्स कह सकते हैं जो उस एक्सटर्नलिटी से अफेक्टेड हैं, जिसके ऊपर उस एक्सटर्नलिटी का प्रभाव पड़ रहा है, वो कौन है? विक्टिम्स हैं। और दूसरा जो एक्सटर्नलिटी को क्रिएट कर रहा है वो कौन है? पोल्यूटर। तो पोल्यूटर और विक्टिम्स दोनों आपस में समझौता करके ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कोज थ्योरम कहा जाता है। देखिए, इससे पहले 1920 में पिगू की जो थ्योरी आई थी, पिगू ने क्या बताया था कि जो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर उन्होंने एक तरह से बल दिया था। तो जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना था? एक्सटर्नलिटी को दूर करने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिक्स हैं रोनाल्ड कोज, उन्होंने इसकी एक तरह से आलोचना की है। इन्होंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में जो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है। बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, बिना सरकारी हस्तक्षेप के इन एक्सटर्नलिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले, माना कि प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषण है उसकी समस्या एक तरह से क्या है? एक्सटर्नलिटी से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन की, इसको दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के बिना ही जो लोग हैं जो एक्सटर्नलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा जो उससे प्रभावित हैं, तो पोल्यूटर और विक्टिम्स दोनों आपस में समझौता करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इससे एक तरह से संसाधनों का जो आवंटन है, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो एक तरह से क्या होगा? अनुकूलतम हो सकता है, ऑप्टिमम हो सकता है, या परेटो ने जो बताया था उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बीच में, मतलब सरकारी हस्तक्षेप के बिना। देखो, सरकारी अगर हस्तक्षेप होता है, जैसे सरकार क्या करेगी, बेसिकली टैक्सेशन की पॉलिसी का यूज करके इन एक्सटर्नलिटीज को, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन जो कोज थे उनका क्या मानना था कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के भी ये जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। पोल्यूटर और जो विक्टिम्स है वो आपस में एक तरह से समझौता कर लें, क्योंकि देखिए, जब हम कानून बीच में सरकार को अगर ले आते हैं तो कानूनी पक्ष जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो सकता है। इसलिए इनका मानना था कि जो दोनों पक्ष हैं, इससे एक तो पीड़ित पक्ष हो गया और दूसरा उससे प्रभावित पक्ष हैं, दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, तो ये जो एक्सटर्नलिटीज हैं इनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। अब देखिए, एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है? हम जो एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं,
एक्सटर्नलिटी का मीनिंग का मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच में, दो पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन तीसरी पार्टी जिसका इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव अगर पड़ता है तो उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, एक्सटर्नलिटी कहेंगे। मतलब इस ट्रांजैक्शन के ऊपर तीसरी पार्टी जिसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, उसके ऊपर अगर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट अगर कोई पड़ता है, तो ये एक तरह से क्या होता है, एक्सटर्नलिटी होता है। जैसे माना कि एक इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, वहाँ पे कागज बनता है जैसे, तो वहाँ से जो भी पोल्यूशन फैल रहा है, उस पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो तीसरे किसी और के ऊपर पड़ता है जिसका उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। माना कि फैक्ट्री से जो वेस्टेज है वो नदी में मिला दिया जाता है, तो नदी में जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो फिशिंग करते हैं, तो उनकी इनकम के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो एक तरह से क्या है, एक्सटर्नलिटी है। तो कोज जो है उनका क्या मानना है कि ये जो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं और जो पोल्यूटर हैं जिन्होंने ये क्रिएट किया है, वो दोनों आपस में अगर समझौता कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अब देखिए उनका जो थ्योरी है उसको हम आगे एग्जाम्पल से और समझेंगे। उसको समझने से पहले हम इसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ इसकी एजम्पशन से, उनको हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए इनका क्या क्या मानना था। सबसे पहले जो मान्यता है इसमें क्या है, लेन देन या जो समझौता करने वाली पार्टियां हैं उनकी संख्या एक तरह से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो एग्रीमेंट होने के लिए एक तरह से क्या जरूरी है, जो पार्टी जो एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रही है और जो इससे प्रभावित हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो एक तरह से क्या होना चाहिए, संख्या में बहुत कम होना चाहिए। फ्यू हो सकते हैं या दो हो सकते हैं, दो या अगर कुछ संख्या में होते हैं तब तक इसको सोल्व किया जा सकता है। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा जनों के ऊपर अगर उसका प्रभाव पड़ता है एक्सटर्नलिटी का, तो ऐसी कंडीशन में फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता आपस में एग्रीमेंट करके, बार्गेनिंग करके। तो सबसे पहला इसमें क्या मान लिया गया है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज वेरी स्मॉल, कि जो समझौता करने वाली जो पार्टियां हैं, लेन देन जो कर रही हैं, वो एक तरह से क्या होनी चाहिए, संख्या में कम होनी चाहिए। फिर सम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होना चाहिए, जैसे हम रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे संपत्ति संसाधन होना चाहिए। इनमें से कुछ संसाधन जो है डिफाइंड होने चाहिए, वो एक तरह से क्या होना चाहिए, जो संसाधन की हम बात करें वो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए कि उस पर किसका अधिकार एक तरह से। फिर फुल नॉलेज ऑफ पोल्यूशन इम्पैक्ट्स एंड अबेटमेंट कॉस्ट, मतलब जो दोनों पार्टी हैं उनको इस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा है, उसकी क्या कॉस्ट है पूरे समाज के ऊपर, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है, ऐसा भी माना गया है। और जो पोल्यूशन है उसको हम मेजर कर सकते हैं, पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसको मुद्रा के रूप में, मनी के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि पोल्यूशन से दूसरे की जो इनकम है वो कितनी कम हो गई, 500 रुपए कम हुई है या 1000 या 5000 रुपए, कितनी भी हो सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। फिर इक्वल स्टेटस ऑफ बार्गेनिंग पार्टनर, जो बार्गेनिंग करने वाले पार्टनर हैं, दोनों की जो हालत है वो एक तरह से, दोनों की स्थिति है वो एक जैसी मान ली गई इसमें। फिर बोथ है प्रॉपर्टी राइट टू यूज द कॉमन रिसोर्सेज, जो कॉमन रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के अधिकार दोनों के पास में। जैसे अगर हम नदी की बात कर रहे हैं तो नदी का जो प्रयोग है वो दोनों कर सकते हैं, फैक्ट्री का मालिक भी कर सकता है और दूसरा व्यक्ति माना कि फिशरमैन है तो वो भी उसका प्रयोग कर सकता है। फिर लेन देन की कोई लागत नहीं होती, इनके बीच में आपस में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं होती है, ऐसा इसमें मान लिया गया है। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट क्या है, जीरो है। और फिर नो इनकम और वेल्थ इफेक्ट, मतलब पूरे समूह पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकम जो है वो एग्रीगेट की हम बात कर रहे हैं, एग्रीगेट इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो जने जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी इनकम जैसे इधर उधर हो गई व्यक्तिगत, लेकिन जो एग्रीगेट की हम बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, उस पर इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी कुछ एजम्पशंस थे, मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के आधार पर अगर हम देखें तो हमारी जो ये थ्योरी है, रोनाल्ड कोज ने एक तरह से क्या एक्सप्लेन किया है,
तो कोज थ्योरम क्या कहती हैं कि जब दो पार्टी के बीच में प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो डिफाइंड हैं या उनमें किसी तरीके का कोई अगर टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में जो दोनों पार्टियां हैं वो आपस में बार्गेनिंग करके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं और अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो लाभ है वो अधिकतम कर सकते हैं। इससे दोनों पार्टियों को क्या होगा, ज़्यादा लाभ होगा। बीच में सरकारी हस्तक्षेप को नहीं लाना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप जो होता है, कानूनी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो इन दोनों को आपसी सौदेबाजी बार्गेनिंग के द्वारा सोल्व करनी चाहिए। और बार्गेनिंग जो है वो एक तरह से क्या होती हैं, लागत रहित होती हैं। इसमें कॉस्ट नहीं, बार्गेनिंग की कोई कॉस्ट नहीं आती है, ऐसा हमने मान्यता में लिया था। हमने कहा था जैसे नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पार्टी आपस में जो समझौता करती हैं, आपस में जो बार्गेनिंग करती हैं, उस बार्गेनिंग में उन्होंने जो भी जैसे एग्रीमेंट करने के लिए बैठक की हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है, ऐसा हमने मान्यताओं में ले लिया था। तो जब ऐसी कंडीशन होती हैं तो आपस में दोनों एग्रीमेंट करके इस प्रॉब्लम को अगर दूर करेंगे तो दोनों ही पार्टियों के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी को एक तरह से हम कोज थ्योरम कहते हैं। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है जो कोच के द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने क्या बताया कि जब दो पार्टी हैं, एक तो है केटल रेजर हैं और दूसरा है फार्मर जो क्या कर रहा है, वीट गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है, और दोनों की जो प्रॉपर्टी हैं वो पास पास में, दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, लेकिन बीच में कोई फेंस नहीं, मतलब उसके लिए बाउंड्री नहीं बीच में, कहने का मतलब, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फार्मर हैं उसके खेत में जो केटल रेजर हैं, इसकी कुछ गायें जो हैं माना कि वो इधर चली जाती हैं, और गायें जब इधर चली जाती हैं, इनके जो भी पशु हैं वो इसके खेत में चले जाते हैं, फार्मर के खेत में जब चले जाते हैं तो इस स्थिति में वहाँ जाके ये उसकी जो फसल है उसको एक तरह से ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दो जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, एक तो किसान हो गया जो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा कौन है, केटल रेजर हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या हो गया कि दोनों की जो लैंड है उनके बीच में एक तरह से फेंस, मतलब बाउंड्री नहीं है, बीच में दीवार नहीं है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा कि जो फार्मर हैं उसकी फसल को एक तरह से डैमेज किया जाता है, किसके द्वारा, जो केटल रेजर हैं उसकी गायें जो हैं उनके खेत में घुस जाती है, वो जाके वहां पे एक तरह से क्या करती है, उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब उनके पास में इनकी संख्या ज़्यादा होगी, पशुओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो फार्मर हैं उसकी जो क्रॉप है उसको भी नुकसान एक तरह से ज़्यादा होगा। तो प्रोफेसर कोज का क्या मानना है कि जब इन दोनों के बीच में इस प्रकार से प्रॉपर्टी राइट जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड है, तो इसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है कि जो केटल रेजर हैं उसके पास में दो चार ऑप्शन हो सकते हैं। क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि वो यहाँ तो क्या कर रहे हैं, जो दोनों के खेत हैं, एक का ये है, ये केटल रेजर का है, और दूसरा ये फार्मर का है, दोनों पास पास में ही हैं, ये दोनों पास पास में है। अब देखिए इनके बीच में कोई जैसे बाउंड्री नहीं है माना कि यहाँ पे। अब ऐसी कंडीशन में इनको पता है कि हाँ एक का खेत इतना एरिया है और दूसरा जो है केटल रेजर उसका इतना एरिया है। अब ये क्या कर सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं कि बीच में बाड़ेबंदी कर दे, यहाँ पे दीवार बना दे, ताकि जो केटल रेजर हैं उसके जो पशु हैं वो फार्मर के खेत में नहीं जा पाए, उसकी फसल को वो एक तरह से नुकसान नहीं पहुंचाए। या दूसरा हो सकता है कि जो इसके पशु गाय हैं इनके खेत में जाके जो नुकसान करती हैं उस डैमेज को एक तरह से पे कर दिया जाए इसके द्वारा। या फिर दोनों का खर्चा कितना है उस खर्चे के आधार पर ये डिसीजन ले सकते हैं। और जो फार्मर हैं जैसे उसके पास में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसके पास में भी ये ऑप्शन हो सकते हैं कि वो बीच में एक तरह से फेंस, मतलब दीवार बना दे, बाड़ाबंदी कर दे, या फिर वो ये एक तरह से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ उसकी गायें हैं इतनी हैं, वो आएगी और इतना उसको नुकसान पहुंचाएगी, थोड़ा बहुत वो एक तरह से अपना देख ले कि हाँ इतना नुकसान उसको होगा, उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। अब देखिए
कि कोस क्या कहता है कि जब इनके बीच में प्रॉपर्टी राइट जो है प्रॉपरली डिफाइंड हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये आपस में समझौता कर लें, आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें, बार्गेनिंग कर लें। बार्गेनिंग करने का मतलब क्या हो गया कि इनके खेतों के बीच में जो बाउंड्री नहीं है तो या तो क्या करें, ये बीच में फेंस बना ले, बाउंड्री कर ले। क्योंकि इसमें क्या मान लिया गया है कि बार्गेनिंग कॉस्ट, दोनों आपस में जो समझौता करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उसकी कॉस्ट एक तरह से क्या है, जीरो है। तो निगोशिएशन कॉस्ट एक तरह से जीरो है, बार्गेनिंग कॉस्ट जीरो है, इसलिए आपस में ये समझौता कर ले, विचार विमर्श करके एक तरह से क्या करेंगे, बाउंड्री बना लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा सरल है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो सरकार के पास चले जाएं, वहाँ पे कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन कर लें, तो लेकिन वो एक तरह से क्या होती हैं, ज़्यादा खर्चीली होती हैं। इसलिए कोर्ट का क्या मानना है कि ये दोनों जो पार्टी हैं, जो कैटल रेजर हैं और दूसरा जो फार्मर हैं, वो आपस में समझौता अगर कर लें और इस प्रॉब्लम को वो समझौते के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो इसी को एक तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो एक फैक्ट्री का ओनर है जो पेपर इंडस्ट्री है माना कि, और दूसरा है फिशरमैन है। अब देखिए इनके बीच में, जैसे फैक्ट्री ओनर है वो पेपर इंडस्ट्री पेपर का प्रोडक्शन करता है, तो उसका जो वेस्टेज है वो कहाँ पे चला जाता है, नदी में जाके वो मिला देता है। अब देखिए उसका आउटपुट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जो फैक्ट्री ओनर है जो पेपर मिल चला रहा है उसका जितना आउटपुट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ में जो फिशरमैन हैं जिसकी आजीविका का साधन क्या है, फिशिंग, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ में जो मछलियां हैं अगर वो मर जाएगी तो जो फिशरमैन है उसकी इनकम क्या होगी, एक तरह से कम हो जाएगी। तो इसका प्रभाव मतलब एक्सटर्नलिटी को क्रिएट किसने किया, जो फैक्ट्री का ओनर है उसने क्रिएट किया है, और उसका जो विक्टिम्स है उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, फिशरमैन के ऊपर। मतलब फिशरमैन की जो इनकम है वो एक तरह से क्या हो गई, उससे कम हो गई है, उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, देखिए जो फिशरमैन है वो तो क्या चाहेगा एक तरह से कि जो फैक्ट्री का ओनर है वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री चालू रखी जाती है तो उसके बहुत सारे, जैसे देखिए पोल्यूशन का हम कह रहे हैं कि वो एक तरह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन साथ साथ में उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, या फैक्ट्री का ओनर जो है वो प्रोडक्शन लेने का चाहेगा कि जो फिशरमैन है वो बीच में किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं लगा एक तरह से। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती हैं। तो प्रोफेसर कोस का क्या मानना है कि इस तरीके की दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व किया जा सकता है। कब सोल्व किया जा सकता है, जब दोनों की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो डिफाइंड होते हैं। मतलब अगर हम मान लें कि जो नदी है उस पर मालिकाना हक किसका, माना कि उस फैक्ट्री के मालिक का है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक तरह से क्या कर सकता है, जो फिशरमैन है उसको एक तरह से उसके ऊपर दबाव डाल सकता है कि उसको जो भी नुकसान हो रहा है उसकी वजह से उसको वो पे करे, या फिर जो फिशरमैन है, ठीक है, अगर उसका उसके ऊपर राइट है तो इसी कंडीशन में वो फैक्ट्री के मालिक के ऊपर दबाव बना सकता है, और दोनों के नुकसान जो भी हो रहा है उसके हिसाब से वो आपस में समझौता करके ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को वो दूर कर सकते हैं। मतलब पोल्यूटर और जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जो विक्टिम्स है, वो दोनों आपस में समझौता करके ये जो प्रॉब्लम है उसको वो दूर कर सकते हैं। तो प्रोफेसर कोस का यही मानना है कि इनके बीच में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इनको आपस में समझौता करना चाहिए, आपसे विचार विमर्श करना चाहिए, बार्गेनिंग क्या यूज करके ये क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो दोनों के लिए क्या होगा, ये फायदेमंद होगा। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम को लेते हैं। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस हैं, इधर हमने पोल्यूशन लिया है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने जो मार्जिनल बेनिफिट्स हैं और मार्जिनल कॉस्ट हैं उनको एक तरह से लिया है। अब देखिए माना कि यहाँ पर इस डायग्राम अगर देखें तो जो ई पॉइंट है वो एक तरह से क्या है, ऑप्टिमम लेवल को दर्शा रहा है, जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों एक तरह से क्या हैं, बराबर हैं। अब देखिए माना कि अगर हम कहें कि जो इकोनॉमी है, अच्छा जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर रही है,
ठीक है। इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक तरह से किसको दर्शा रहा है, मार्जिनल इन्वायरमेंट डैमेज को, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वो एक तरह से क्या है, बढ़ता हुआ है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ने के साथ साथ में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है किसको दर्शा रहा है, मार्जिनल इन्वायरमेंटल डैमेज को दर्शा रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ में बढ़ता जाता है। और इससे क्या होगा, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी इनकम एक तरह से क्या होगी, कम होगी, उनकी हेल्थ है वो एक तरह से डाउन हो सकती है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए जो फैक्ट्री मालिक हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अगर पोल्यूशन को कम कर दें तो पोल्यूशन को कम करने से क्या होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसको अपना जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से कम करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन कम करने पर मतलब पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका मार्जिनल बेनिफिट है वो क्या होगा, कम होगा। और मार्जिनल बेनिफिट कम होने से इसका जो कर्व है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। अब देखिए इस डायग्राम में ई पॉइंट जो है वो एक तरह से क्या दर्शा रहा है, इक्विलिब्रियम को दर्शा रहा है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना हो सकता है। एक जो मिल है वो प्रोडक्शन कर रही है, जो इंडस्ट्री वो जो प्रोडक्शन कर रही है, कितना पोल्यूशन होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल कितना हो सकता है। अब देखिए माना कि हम कहें कि जो प्रोडक्शन है पोल्यूशन का लेवल है वो कितना है, ओ से लेकर एन तक है। अगर इतना पोल्यूशन होता है तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है मतलब इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, जबकि मार्जिनल बेनिफिट जो है वो क्या है, कम है। कितना कम है, डी तक ही है, ठीक है। इतना मार्जिनल बेनिफिट है जबकि कॉस्ट क्या है, डैमेज क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो फिशरमैन है उसकी इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फिशरमैन को ऐसी कंडीशन में जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन का ये है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर किया जाता है फैक्ट्री मालिक के द्वारा तो जो फिशरमैन है उसको क्या होता है, इतना नुकसान होता है। तो ये एक तरह से क्या है, एक्सटर्नलिटी का इफेक्ट है। कोज का क्या मानना है कि ये जो नुकसान हो रहा है फिशरमैन को, अब क्या किया जा सकता है, इसकी जो भरपाई है वो कौन कर दें, या तो इतनी, जैसे माना कि अगर हम कहें कि ECD एरिया जो है माना कि ये 100 रुपए के बराबर है, तो अगर 100 रुपए के बराबर जो भरपाई है वो जो फिशरमैन है उसको अगर कर दी जाए फैक्ट्री मालिक के द्वारा, जो फैक्ट्री का ओनर उसके द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है, वो मतलब दोनों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन का जो लेवल अगर वो कम कर दिया जाता है उसके द्वारा, यहाँ हो सकता है कि वो प्रोडक्शन का लेवल इतना ही रखें, तो उसको जो इतना नुकसान हो रहा है इस नुकसान की जो भरपाई है वो किसको करनी पड़ेगी, फैक्ट्री का जो ओनर है उसके द्वारा करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन का लेवल अगर ON तक होता है तो ऐसी कंडीशन में जो कॉस्ट है, जो डैमेज है विक्टिम्स को, वो कितना हो रहा है, C से लेकर N तक होता है, जबकि जो बेनिफिट है वो कितना है, D से लेकर N तक की है। तो इतना पे कर देना चाहिए किसको, विक्टिम्स को। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि माना कि जो एक्चुअल पोल्यूशन का जो लेवल है वो कितना है, O से लेकर M तक है, और O से लेकर M तक इसमें या क्या है कि जो मार्जिनल बेनिफिट है वो एक तरह से क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो ऐसी कंडीशन में फर्म जो है, ठीक है, वो उसको एक तरह से फर्म को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो फिशरमैन है उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम किया जा रहा है, प्रोडक्शन कम करने से पोल्यूशन कम फैल रहा है, तो फिशरमैन की इनकम तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में ABE ये जो एरिया है इसके बराबर फैक्ट्री ओनर को अगर पेमेंट कर दिया जाता है फिशरमैन के द्वारा, तो इस तरीके से दोनों आपस में समझौता करके एक दूसरे को जो नुकसान हो रहा है उसकी अगर वो भरपाई कर देते हैं आपस में बार्गेनिंग करके, तो यही सबसे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन होगा दोनों के बीच में। कानूनी प्रक्रिया का अगर यूज किया जाता है उसमें खर्चा एक तरह से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं,
इसमें एक तरह से क्या मान लिया कि जो दोनों पार्टीज हैं उनमें सौदेबाजी, जो बार्गेनिंग हो रही, बार्गेनिंग की पावर एक तरह से क्या होती है, दोनों में एक जैसी होती है, दोनों का जो स्टेटस है वो एक जैसा है। जबकि रियल लाइफ में देखें तो ये एक तरह से क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि दोनों जो पार्टी हैं उनका जो स्टेटस है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या होती हैं, कम ज़्यादा होती हैं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है फिशरमैन का और फैक्ट्री का, तो जो फैक्ट्री का ओनर है उसके पास में बार्गेनिंग की पावर ज़्यादा होगी फिशरमैन के कंपैरिजन में, सामान्यतया ऐसा होता है। तो दोनों के बीच में सौदेबाजी की जो शक्ति है वो एक जैसी नहीं होती हैं। तो ये फर्स्ट इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन से। दूसरा है कि इसमें क्या एज्यूम किया गया है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो बार्गेनिंग की कॉस्ट है, वो एक तरह से क्या होती हैं, जीरो होती हैं। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, लेन देन की जो लागत है वो शून्य नहीं होती हैं, कुछ लीगल फीस होती हैं वो पे करनी पड़ती हैं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है रियल लाइफ में। जबकि जो हमारी थ्योरी थी उसमें एक तरह से क्या मान लिया कि जो बार्गेनिंग कॉस्ट है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो एक तरह से क्या होती हैं, जीरो होती हैं। फिर नेक्स्ट है ओपन एक्सेस, देन देयर आर नो प्रॉपर्टी राइट। जब निर्बाध प्रवेश की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति अधिकार जो है किसी के पास में नहीं होते हैं। और जब संपत्ति अधिकार किसी के पास में नहीं होते, उनको अगर डिफाइन करना मुश्किल होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। और फिर जो कॉस्ट है, कॉस्ट इम्पोज ऑन फ्यूचर जनरेशन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कि ये जो सिद्धांत, इसमें लोगों के ऊपर जो कॉस्ट इम्पोज की जा रही है उसका आने वाली जो फ्यूचर की पीढ़ी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको इस सिद्धांत में इंक्लूड नहीं किया गया है।